नमस्कार। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 और लगातार जिस तरीके से हमने वादा किया था और हमारे एडिटर इन चीफ वेद त्रिवेदी हमारे साथ हैं, हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल है, लेकिन हमने वादा किया था कि पल पल की जानकारी आप तक मुहैया कराएंगे और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी लगातार बरकरार हैं वहां पे और तमाम चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर टैली को सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 ने बताया, आपको सबकी सच्चाई तक बताई, तय तक गए। हमने एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल किया था और उसका नतीजा भी अब आपको सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम कहीं और जाएं, उससे पहले राजवर्धन सिंह राठौर ने क्या कहा है उसको जरा सुन लेते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से दो राज्यों के नतीजे हम देखे हैं, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी जो परफॉर्मेंस कर रही है और हिमाचल प्रदेश में कहीं थोड़ा सा फंसता हुआ मामला नजर आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र है ये और लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों के अंदर है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, जिस तरह से जन सेवा हो रही है, वो लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं कोई लोकल फैक्टर होगा विधानसभा चुनाव के अंदर। अभी नतीजे आने पूरे बाकी हैं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से गुजरात के अंदर जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, वो इसी कारण से है कि एक तो विचारधारा और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी का काम, एक नई राजनीतिक युग जो भारत में लेकर आए हैं, उसका असर दिख रहा है 18 राज्यों के अंदर। दिल्ली में जो एमसीडी के नतीजे आए, क्या ये आने वाले दिनों में जब 2024 के चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कुछ नकारात्मक असर डालते हैं, आपको लगता है? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी तक जो आम आदमी पार्टी है उसने अपनी गवर्नेंस प्रूव नहीं करी है कहीं और धीरे धीरे जब जनता को दिखेगा कि जब ये इनको जिम्मेदारी दी जाती है और ये काम नहीं कर पाते, तब अपने आप ये बहुत नई पार्टी है, अपने आप लोगों का जो मन पर परिवर्तन है वो देखेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रूवन पार्टी है, प्रूवन सरकार है। हिमाचल में सर पेच कहाँ फंसता नजर आ रहा? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, अभी पूरे नतीजे आने बाकी हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरे दमखम से काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा वहाँ काम करा है। सो अभी एक बार आने दीजिए पूरे नतीजे, अच्छी खबर आएगी। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और उत्सव के अंदर जनता का जो निर्णय होता है वो सबको स्वीकार होना चाहिए। और जिस तरह से न केवल एक बल्कि 18 राज्यों के अंदर सरकार है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो काम है वो दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आसिफ, एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट रहे इंडिया के सबसे फिट मंत्री माने जाने वाले राज्यवर्धन राठौड़ के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर गौरव मिश्रा बात कर रहे थे और वो कर रहे थे कि हिमाचल में थोड़ा सा पेच अटक रहा है। हिमाचल की सड़कें ऐसी है ना, किसी भी मोड़ पे गाड़ी अटक जाती है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है और वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। फिलहाल के आंकड़े इस तरह से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। हिमाचल में 8 मंत्री जो हैं जयराम ठाकुर सरकार के, वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि जयराम ठाकुर ने लोगों ने ये जनादेश दिया। हम हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता को बधाई देते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास जताया और जो हमने 10 गारंटियां दी है उसको हम पूरा करने के लिए जनता के साथ मिलजुल के काम करें और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। कैंडिडेट्स अभी आने शुरू नहीं हुए हैं हॉली लॉज में, जिसको पावर सेंटर माना है। कैंडिडेट अब आने शुरू हो जाएंगे। अभी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजी हैं। जब जैसे जैसे रिजल्ट निकलते जाएंगे और सारे कैंडिडेट जो है शाम के टाइम आप जो है यहाँ पर जितने भी हमारे चुने हुए एमएलए हैं वो सारे यहाँ शाम के टाइम जो है वो सारा पूरा हॉली लॉज आपको एमएलए से ही यहाँ पर जो जीते हुए जो हमारे चुनाव के जो नुमाइंदे हैं वो सब शाम को आपके टाइम जो है ना सारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है विजय जी। यूपी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और बीजेपी को उपचुनाव में झटका। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की डिंपल यादव आगे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के रघुराज सिंह पीछे चल रहे हैं। खतौली की जहां तक बात करें, विधानसभा सीट पर आरएलडी उम्मीदवार आगे हैं। खतौली विधानसभा सीट से मदन भैया आगे चल रहे हैं। रामपुर विधानसभा सीट की बात कर ले तो रामपुर विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार आगे हैं। सपा उम्मीदवार मोहम्मद असीम राजा आगे चल रहे हैं। साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे थे विजय जी,
ये माना यह जा रहा था कि इस बार शक्ति परीक्षण है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं से उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। विजय जी कैसे देखते हैं इसको? शिवपाल यादव और अखिलेश यादव फैक्टर है ये? बिल्कुल, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ हो गए। इसके अलावा मुलायम सिंह का जो लेगेसी थी उसको जानना चाहिए, खासतौर से मैनपुरी सीट के लिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि दोनों विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिली है। लेकिन मैं पहले अजय वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है। अजय वर्मा भी खुद हिमाचल में पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उनकी मेहनत शायद यहाँ पर रंग लाई है। और आम आदमी पार्टी या ईडी, आईडी, सीडी, एबीसीडी जो भी है, उसका बहाना अजय वर्मा जी को हिमाचल में नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो सरकार बना रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे एडिटर इन चीफ महोदय अभी कहा कि हिमाचल की परिस्थिति को गुजरात से अगर आप तुलना करेंगे तो बिल्कुल जमीन आसमान है। गुजरात में 27 साल से साहब की सरकार चल रही थी और वहाँ 6 इंजन काम कर रहे थे। हिमाचल में एक ही सरकार 1 साल बाद 5 साल से चलने के बाद आई थी। और हिमाचल में आपने देखा होगा 68 लाख के करीब टोटल आबादी में 55 लाख के करीब वोटर हैं, गुजरात में 7 करोड़ हैं। हिमाचल की परिस्थिति बहुत बिल्कुल अलग थी। उसके बाद अगर एक्चुअल में और इस तरह से और ये 6 इंजन से चुनाव न लड़े जाएं तो गुजरात में भी यही हाल होता, गुजरात में भी परिवर्तन होता, गुजरात में भी सत्ता परिवर्तन होता। लेकिन चूंकि कोई नहीं, आपने ये देखा कि अभी बाया इलेक्शंस के सारे रिजल्ट बता रहे थे, जिसमें आपको मैं एक उत्तर प्रदेश के आपने बताए, मैं अभी फिर आपको बता रहा हूं कि बीजेड जो है, बात उसकी नहीं। अगर मोदी मैजिक का कोई बात है या बीजेपी मैजिक की बात है तो बीजेड वाले अपना एक उम्मीदवार का उनका चुनाव अभी चल रहा है, वो मैं बताता हूं। उड़ीसा में है पदमपुर, वहाँ बीजेड वाला जीत रहा है। राजस्थान में सरदार शहर कांग्रेस जीत रही है 2। मैनपुरी में डिम्पल आपने बताया, रामपुर और ये बता दिया। बुडनी बिहार से भी बीजेपी हार रही है। तो ये अगर आता है, दिल्ली में जो है केजरीवाल जीत जाते हैं, हिमाचल हम जीत रहे हैं। अजय वर्मा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल आपके पास आएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको विजय जी कि हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मयूर शेखर शाह हैं, एसएन सिंह हैं, करण शाह हैं, प्रेम कुमार जी हैं और गौतम लाहिड़ी जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये तमाम लोगों का पैनल है हमारे साथ। विजय जी, जिस तरीके से अजय जी बहुत खुश हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये खुशी कहीं ना कहीं से गुजरात पहुंचते पहुंचते काफूर होती नजर आ रही है? गुजरात की चर्चा तो अजय जी करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे 6 इंजन की सरकार और तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि वोटर का जो मैंडेट है उसका सम्मान राजनीतिक दलों को करना चाहिए। कांग्रेस को हिमाचल में मिला है, उसको भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। एमसीडी में आम आदमी पार्टी मिली, उसको भी मानना चाहिए। और गुजरात के जो नतीजे आ रहे हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी के कहने सुनने से, मैं इसे वोटर का अपमान समझता हूँ कि अगर वोटर के मैंडेट को हम स्वीकार नहीं कर रहे। हमारे साथ गुजरात से करण शाह जुड़े हुए हैं। करण शाह बहुत बारीकी से गुजरात को समझने वाले पत्रकारों में से हैं। करण जी, जो नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत ये भाजपा की साबित हो रही है। और कभी पिछले 1985 में एक ही दफा हिमाचल में आपका क्या है आकलन सर? हिमाचल में आप लोगों को मैं कहा ना ये कि सभी रिजल्ट आने के बाद शाम में हमारे पार्टी का जो कुछ कहना है वो कहेंगे। सर रुक के बोल, एक सेकंड सर, एक बाइट देके चलिए खड़गे जी। खड़गे जो है अनुभवी राजनेताओं में से, इसलिए जब तक नतीजा नहीं आते तब तक वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। करण शाह साहब, सॉरी। 1985 में एक ही दफा ऐसी बात हुई थी, जैसे कांग्रेस को रिकॉर्ड ब्रेक मेजॉरिटी मिली थी 149। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस टूटती नजर आ रही थी। आज यही चीज एक भाजपा को मिल रही है। 152 सीट्स पे वो आगे है। ये इस बार भी बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि भाजपा के आंतरिक कितने सारे नेता और कार्यकर्ता लोग काम नहीं कर रहे थे, ऐसे सारी कंप्लेन आ रही थी। फिर भी गुजरात के लोग ने एक ही चीज देखी, जो थी नरेंद्र मोदी और उनके ऊपर का भरोसा। और एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई सारी जगहों पे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरी जगह पे आए थे, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। और जो जितने भी अपोजिशन के मत थे उनका बहुत ही बड़ा विभाजन होता हुआ नजर भी आ रहा है कि पहली बार 50% से भी ज्यादा भाजपा को वोट शेयर हासिल हुआ है गुजरात के स्टेट में। ये बहुत ही बड़ी एक जीत है इनकी। जी,
52%। बिल्कुल। तो आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से विजय जी लगातार सभी लोग हमारे पैनलिस्ट जुट गए हैं, हम सबसे पहले गौतम लाहिड़ी जी के पास जाएंगे। गौतम जी, आपको तो बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे विधानसभा, बहुत सारे लोकसभा आपने देखे हैं और चुनाव देखे हैं, चुनाव कराए भी हैं। कैसे देख रहे हैं आप गुजरात से और खास तौर पे हिमाचल से, कैसे कंपेयर करेंगे आप? गौतम जी ने तो कार्यकर्ताओं को नेता बनते देखा। इसीलिए सर, मोदी जी जब हिमाचल का प्रभारी थे तब भी मैं उनको कवर किया था, उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन जो देखिए गुजरात का बीजेपी का जीत के लिए कोई प्रश्न नहीं था, मुझे लग रहा था। लेकिन इतना भारी जीत, इसका उम्मीद शायद जो एग्जिट पोल किया था उसमें भी लोगों ने शक कर रहे थे कि इतना भारी जीत होगा कि नहीं। जो माधव सिंह सोलंकी सबसे ज़्यादा सीट मिले थे गुजरात से, 149 सीट। आज उसके वो आंकड़ा भी पार कर गया भाजपा। ये तो सिर्फ इस श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह को ही जाता है कि उन लोगों ने जैसे चुनाव को वहाँ पे सीरियसली लिया था, क्योंकि उनका पता था कि 2017 में जो हुआ था तब मोदी का लहर देश भर में था। फिर भी 2017 में बीजेपी को सबसे कम आसन मिला था। तो ये तब से ही मुझे लग रहा था कि मोदी जी और अमित शाह ने तय कर रहा था कि कैसे गुजरात का जो उनका लगा था कि शायद वो पराजय है, उसको कैसे भारी जीत में तब्दील किया जाए। तो स्ट्रैटेजी तब से ही बना रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का उल्टा आप देखिए, 2017 में उसका जो कामयाब मिला कि 1985 के बाद सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिला था। उसके बाद से वो राहुल गांधी का श्रेय जाते थे, तब की बोला जाता कि राहुल गांधी ने कैंपेन किया था। लेकिन 17 के बाद से कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया गुजरात में। तो कांग्रेस सचमुच क्या सोच रहे थे कि जनता अपने आप वोट दे देंगे। तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर आम आदमी पार्टी जो 12-13% वोट मिला है शायद, और कुछ आंकड़ा, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हम देख रहे थे जिसमें 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला, तो वो भाजपा के लिए फायदा हुआ है। जी, 12% करीब वोट मिला है इस समय तक आम आदमी इसका पार्टी कारण ये भी नहीं था। तो अगर नहीं भी आम आदमी पार्टी वोट काटते तब भी कांग्रेस, तब भी बीजेपी का जय तो निश्चित था, क्योंकि 52% वोट है सर। 52% वोट तो वैसे भी मतलब टोटल वोट परसेंटेज से भी जीतेगी तो पार्टी की सरकार बन ही जाएगी। जी यार गुरु बेस पे हमारा भी लाइन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कैरी द लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह? क्या प्रतिभा सिंह को आप मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं? देखिए, एक बेटे के रूप में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है। ये हाईकमांड का निर्णय है और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है। मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर है। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ हैं। किसको श्रेय आप देंगे? क्या फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क के पार जा रही है? श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। क्योंकि बीजेपी नजदीक दिख रही है, क्या डर है किसी प्रकार का आप लोगों का को कि विधायक तोड़े जा सकते हैं? भूपेश बघेल, हुड्डा साहब वगैरह को भेजा जा रहा है। हमारे बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी, ये मैं कह सकता हूं। नेतृत्व कौन करेगा? किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आपकी क्या चाह है? देखिए, मेरी चाह और ना चाह से ये फर्क नहीं पड़ता है। चाह जो है वो विधायक दल की होगी, हाईकमांड की होगी और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है। ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस। उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से, और हाईकमांड का भी उसमें पूरा सहयोग था। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल के। आप सुन रहे थे विक्रमादित्य जी को हिमाचल में।
जी, बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हिमाचल कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और कांग्रेस आगे आ रही है। सरकार बनाने की संभावना लग रही है वहाँ पर, इसलिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की भी बात शुरू हो गई है। अभी आप सुन रहे थे विक्रमादित्य जी को। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम विधायक वहाँ पर शिमला पहुँच जाएंगे, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। पार्टी के जो आला नेता हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। हिमाचल में अब करीब करीब ये लग रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन अभी भी नतीजे पूरे नहीं आए हैं और जो रुझान है उसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है और लगता है कि वो सरकार वहाँ पर बना सकती है। आशिफ, बिल्कुल, लेकिन भैया जी उसके साथ ही एक चीज़ और भी हो रहा है कि वो तमाम विधायक, जीते हुए विधायकों को दूसरे राज्य शिफ्ट करने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं से कांग्रेस को इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जीत के तो वो शिमला पहुंच रहे हों लेकिन आधे रास्ते से ही कहीं और प्लानिंग हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले वो लोग चाहते हैं अपनी घेराबंदी करना और तमाम चीज़ों को मजबूती से कायम रखना। इसलिए जीते हुए विधायकों को पहले बुलाया जा रहा है और उसके बाद दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की कोशिशें की जाएंगी। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट भी जुटे हुए हैं। हम पहले एसएन सिंह के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और एसएन सिंह साहब अभी बीजेपी ऑफिस में हैं। आपको बहुत खुशी हो रही होगी एसएन सिंह साहब। देखिए, एक बड़ी जीत होने पे किसी को भी खुशी होगी। गुजरात में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात मॉडल को लेकर ही हम केंद्र की सरकार बनाए हैं। उस समय 2014 में कहा गया था कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए, प्रदेश के लिए कार्य किए, वही कार्य देश के लिए करेंगे और जनता ने उस विश्वास को अपनाया, उस विकास को अपनाया, उसी मॉडल को अपनाया। तो निश्चित तौर पे अपने ही लाइन को और बड़ी लाइन करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो खुशी और हर्ष का विषय है। आसिफ जी, बिल्कुल है। भैया जी, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा क्योंकि आप भी गुजरात घूम के आए। क्या आपने भी ये ग्राउंड पे देखा था? क्या आपने ये महसूस किया था? क्योंकि आप तो लगातार, लगभग मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने कोई विधानसभा शायद ही छोड़ी हो, आप पूरे विधानसभा के आपने दौरे किए, वहाँ से रिपोर्ट जो आपने सबमिट की, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आपको, तो क्या आपको लगता था कि यही नतीजे होंगे या इससे भी कुछ इतर आपने सोच रखा था? नहीं आसिफ, वहाँ पर जो लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जरूर एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन पूरा गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने के लिए दिखाई दे रहा था और इसलिए ये लग रहा था कि वो पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी और 130-35 तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोग नहीं मान रहे थे। हालांकि एग्जिट पोल में भी फिर वो बाद में आया, क्योंकि जो लोग गुजरात गए उनको समझ में आया कि वो पूरा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र पटेल के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। और नरेंद्र मोदी से गुजरात का एक ऐसा कनेक्ट है कि वहाँ पर जो लोग नाराज भी होते हैं बीजेपी से या अपने एमएलए से, क्योंकि आप देखिए 19 जो है रेबल कैंडिडेट भी वहाँ पर थे, उसके बाद भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या गुजरात का जो वोटर है वो नरेंद्र मोदी को साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, उनके सम्मान को जोड़ता है और वो समझता है कि प्रधानमंत्री उनके राज्य के हैं और वो कोई बात कह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी बार बार बात करते हैं। उन्होंने कहा सभाओं में जाकर कि मेरे को प्रधानमंत्री के लिए से मत बोलना और बोलना घरों में जाके अपने बुजुर्गों को कि नरेंद्र भाई आए थे, तो उनका प्रणाम जो है वो स्वीकार करें। और ये भी कहा बुजुर्गों को कि अपने बच्चों को बताना कि भाई नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, इस सरकार ने क्या काम किया। तो पूरा कनेक्ट, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया और इतना साफ था कि 130-35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहां आ सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का टिक्का जो वोट है वो काट सकती है, उसका वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, लेकिन सीट कन्वर्जन नहीं होगा। मुझे लग रहा है वैसे ही नतीजे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से मेरी लगातार वहाँ पर मुलाकात हुई हर शहर में और वो लोग बड़े दुखी थे। ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग बड़े दुखी थे कि सेंट्रल लीडरशिप ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मयूर शेखर झा है हमारे साथ। मयूर जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने यह आरोप लगाया, यह आरोप कह लें या फिर अपनी आपत्ति जताई या कह लें दुख जताया कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। मयूर जी, क्या उसी का नतीजा रहा कि गुजरात में आप लोग अपनी चीज़ों को भी आपने टच नहीं किया? जो पिछली बार आपकी जितनी सीटें थी वो भी आप टच नहीं कर पाए? देखिए, गुजरात का जो परिणाम आया है वो पूरे ह्यूमिलिटी के साथ जनता का जनादेश जो है वो हम स्वीकार करते हैं। पर जहां तक बात है कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी, या कैंपेन की या नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस बहुत ईमानदारी से गुजरात में चुनाव लड़ी थी। राजस्थान के लगभग 100 विधायकों की ड्यूटी जो है वो गुजरात में अलग अलग जिलों में या 2-2 विधानसभाओं के ऊपर एक इंचार्ज करके राजस्थान के लगभग 100 विधायकों की ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। अशोक गहलोत जी वहां कैंप कर रहे थे,
रघु शर्मा जी वहाँ के प्रभारी थे, उसके अलावा झारखंड के हमारे विधायक गए थे, महाराष्ट्र के हमारे विधायक आए थे, तमाम पूरे देश भर से कांग्रेस का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, कांग्रेस का नेटवर्क था, वो पूरा नेटवर्क वहां पर इन्वेस्ट किया गया था गुजरात। परिणाम जो है वो इच्छा के अनुरूप नहीं आया है। इसको जनता का एक जनादेश मानकर हम एक्सेप्ट करते हैं। गलतियां हमसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हुई होंगी, शायद हमारे कैंपेन स्टाइल में। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो एक डोर टू डोर और एक लो प्रोफाइल कैंपेन लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के रिसोर्सेज के साथ भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी भी जिस तरह के रिसोर्सेज के साथ चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो पंजाब सरकार के रिसोर्सेज को वहां डाइवर्ट करने की बात आ रही थी। बिल्कुल मयूर, आपने अशोक गहलोत का जिक्र किया है, अशोक गहलोत का जिक्र किया। अशोक गहलोत बड़े जादूगर माने जाते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि वो कई सारी चीजों को, विपरीत दिशाओं को भी अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। मैं विजय जी, आप क्योंकि राजस्थान की राजनीति के बारे में ये कह लें कि राजस्थान को आपसे बेहतर को नहीं समझता, अशोक गहलोत का जाना, गुजरात चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस न हो पाना, और जिस तरीके से अशोक गहलोत खुद ही अपने राज्य में बहुत सारी चीज़ों पर गिरते नजर आ रहे थे, तो ऐसे में इन नतीजों का क्या असर राजस्थान की राजनीति में पड़ने वाला है? आसिफ जी, आप कांग्रेस की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, और अशोक गहलोत जादूगर है। राजस्थान में वो अपनी जादूगरी चलाते रहे हैं, लेकिन जब गांधीनगर पहुंचे और मन जो है जयपुर की सिविल लाइंस में लगा रहे, तो फिर मुश्किल काम होता है। और ये इलेक्शन जो है ना, अशोक गहलोत या किसी स्थानीय नेता के वर्सेस नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले जब तक आप एग्रेसिव जो है पूरा का पूरा कैंपेन नहीं करेंगे तो वो बहुत मुश्किल था। इसमें अशोक गहलोत को या रघु शर्मा को या उनको ठहराने की बात ही नहीं। ये बिल्कुल लेवल ग्राउंड जो है इलेक्शन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी बड़े पावर के साथ, बड़ी ताकत के साथ वो चुनाव लड़ रही थी। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा के तौर पे वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो वो किसी एमएलए से वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। और आपने जो जिक्र किया वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसका असर क्या होगा वो भी आप ही सबसे पहले हमें बताएंगे कि राजस्थान में अब क्या होने वाला है। बिल्कुल। और सर देखिए, हम सीधे संसद का दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पार्लियामेंट से चली आ रही है। यहाँ देखिए तमाम नेता और सभी एक दूसरे को 58 साल था, और उसके मुताबिक मतलब 152 सीटें बीजेपी को मिल गई है। ये मतलब नरेंद्र मोदी जी का विजय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 27 कई सालों में जो काम किया है, उस काम का नतीजा है। और वहाँ आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को मतलब बहुत बड़ा जो उनका जो सफाया है, सफाया करने में बीजेपी को सफलता मिली है, नरेंद्र मोदी जी को सफलता मिली है। और इसीलिए मैं गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी काफी पीछे चल रही है। आप भी गए थे चुनाव प्रचार में? हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी गया था। वहाँ के दलितों ने मतलब बीजेपी को समर्थन भी किया था। लेकिन ठीक बात है, जो लोगों का जो रुख होता है लोकतंत्र में वो मानना चाहिए। वहाँ कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और वहाँ हम हमारी हार मानते हैं। लेकिन गुजरात की जो जीत है, ये इतनी बड़ी जीत है कि वो हिमाचल की जो हार है वो हार हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद लगा, ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से अठावले जी ने कहा कि हम गुजरात की जीत पे हिमाचल की हार की चर्चा नहीं करेंगे। प्रेम कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। प्रेम जी, इस पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन जरूर चाहिए। आप क्योंकि बहुत नज़दीकी से तमाम चीज़ों को देखते आए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत के आगे हिमाचल की हार की चर्चा मत कीजिए। प्रेम जी। अजय जी, दरअसल हम कह सकते हैं कि गुजरात की जीत बहुत बड़ी जीत है। क्रिकेट की भाषा में 10 विकेट से जीत जो होती है उस टाइप की जीत है ये, कि 10 विकेट से जीत गए, उस टाइप से बीजेपी ने जीता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। लेकिन हिमाचल की चर्चा मत कीजिए, ये बात पचती नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के मतदाताओं ने सभी पार्टियों को संतुष्ट किया है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी दे दी, बीजेपी को 15 साल सत्ता में थी बाहर किया, हिमाचल जो है कांग्रेस को दे दी, और गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त जीत के साथ थोड़ा कंसोल भी किया है। बिल्कुल प्रेम जी, बने रहिएगा। तमाम हमारे जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं वो बने रहें। विजय जी आप भी बने रहिए। बस छोटे से वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। हम आपको पल पल से वाकिफ कराएंगे कि आखिर गुजरात और हिमाचल की जनता किसको चाहती है। बिना एजेंडा की खबर के लिए आपको यहीं रुकना है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं।
संकल्प है वो यही है कि सबसे पहले राष्ट्र को मजबूत करना है, उस राष्ट्र में एक एक व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है, उनको सक्षम करना है, खास तौर से जो सबसे पिछड़े हैं उनको मजबूत करना है, जो पंक्ति में सब। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे रेजिडेंट एडिटर मेहुल झाला इस वक्त गांधीनगर में हैं। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचने वाले हैं। मेहुल, इस वक्त क्या अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों से ज़्यादा पर बढ़त दिखाई दे रही है। भूपेंद्र पटेल ने नरेंद्र भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया है, ऐसा लगता है। क्या अपडेट वहां पर मिल रहा है? बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी के कॉन्वॉय के साथ आ रहे हैं, सीआर पाटिल के घर पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका है कि जब 152-53 से ज्यादा एक्सक्लूसिव भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त बनी हुई है, बीजेपी की जो बढ़त बनी हुई है, उसके चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और पहुंच रहे हैं यहां पर सीआर पाटिल के घर। सीआर पाटिल से पहली मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच गए हैं गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पर। उनसे मुलाकात करने के लिए पटाखे छूट रहे हैं स्वागत में। अंदर आ रही है। पाछड़ सीआर पाटिल बाहर आ रही है। सीआर पाटिल आप देख रहे हैं कि बाहर आ गए हैं मुख्यमंत्री का सत्कार करने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आदर सत्कार। सीधी और पहली तस्वीर जिसके इंतजार में तमाम लोग थे, खास तौर पे गुजरात की आवाम, क्योंकि ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। क्योंकि भूपेंद्र पटेल को भी लेकर तरह तरह की बातें थी, तो भूपेंद्र ने नरेंद्र के उस रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा और उनसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। क्योंकि साफ तौर पे यह भी माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे थे, आप देखिए खुशी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, किस तरीके से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे हैं और ये देखिए न्यूज इंडिया की टीम वहां मौजूद है, लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। न्यूज इंडिया की टीम सबसे पहले ग्राउंड पे मौजूद है, न्यूज इंडिया की टीम, और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जो सबसे पहले और सीधी तस्वीरें जो सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है। न्यूज इंडिया की टीम वहां मौजूद है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये देखिए किस तरीके से न्यूज इंडिया की टीम लगातार मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जो है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के लिए चर्चा हुई थी जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो पहली बार के विधायक थे और ये चर्चा हो रही थी कि भूपेंद्र पटेल का सिलेक्शन किस तरह से किया गया है। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया था उस पर वो खरे उतरे। मैं आपको दिखाऊंगा कि भूपेंद्र भाई जी मेहुल बिल्कुल स्नेह मिलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक जो किया जा रहा है जीत का। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके थे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार, भरोसा की भाजपा सरकार, इस तरह से बात हुई थी। भूपेंद्र भाई तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को कोऑर्डिनेट कर गाड़ी में बिठा दिया गया है और बिल्कुल मेहुल, आपकी कोशिश भी हम देख रहे हैं और तमाम दर्शक आपकी कोशिशों को देख रहे हैं। सबसे पहले ग्राउंड पे मौजूद है न्यूज इंडिया की टीम और मुख्यमंत्री से बात करने की आपने भरपूर कोशिश की, लेकिन आज मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि इस जीत का श्रेय किसको लेना है और जीत की बात किसको सबसे पहले बतानी है, गुजरात के अवाम को। और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं साफ तौर पे जाहिर हो रही हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने में उनका इंतजार कर रहे हैं। जी मेहुल, कमलम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता यानी मुख्यमंत्री कमलम की ओर जा रहे हैं। सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा शाम को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी कार्यालय में विजयोत्सव मनाएगा और संभव है 11 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बात कही कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और किसको सबसे पहले बोलना है, वो तमाम चीजें तय हैं।
आसिफ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया की टीम, हमारे सहयोगी मेहुल जाला वहां से लगातार एक्सक्लूसिव खबर भेज रहे हैं और हमारी टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन मेहुल केवल यहीं मौजूद नहीं है, पूरे गुजरात के चुनाव में वो हर सीट पर लगातार अपनी कोशिश कर रहे थे, अपनी खबरें दे रहे थे। मेहुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो गया और भूपेंद्र पटेल ने नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप वहां पर ग्राउंड पर रहे हैं हमेशा, ये चुनाव भले ही भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया हो और चुनाव जीत गया हो, लेकिन इसकी जो लीडरशिप है, इसकी कमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास थी। ये बम पटाखे वहां पर फूट रहे हैं, पटाखों से उसका स्वागत किया जा रहा है। जश्न जो है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बम फोड़कर और मिठाई खिलाकर जो है, आज मिठाई का कोटा वैसे भी बहुत ज़्यादा है गुजरात में, मिठाई जो है हर बात पे ज़्यादा चलती है, तो जलेबी और लड्डू जो है लगातार चल रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल साहब और भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री। गौतम दा, आप बताइए इस जीत को आप कैसे देखते हैं कि नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़े? नहीं दिया है। नरेंद्र भाई खुद कहा था कि मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि पटेल मेरा रिकॉर्ड को भी तोड़े जी। ये नरेंद्र भाई खुद कहा था, तो वो करके दिखाया, बात सही है। लेकिन एक बात और भी है, चुनाव के दौरान की परिवार ना घर में 2 रोटली बनी हशे ने तो 1 रोटली जरूर थी मेहमान ने આપણે ભોજનમાં પીરસતા હોઈએ છે, પરંતુ આપણો મહેમાન એ દુષ્ટ વિચારો જોડે આપણી ગુજરાતની ધરતીને તોડવા માટે, ગુજરાતની ધરતીને બદનામ કરવા માટે આવ્યો હોય તો ભોજન કરાવીએ છીએ, એનો મતલબ એ નથી કે આપણે એને ઘર આપી લીધું। હવે આ લોકો એમ સમજી ગયા કે ઘર બી આપણે એમને આપી લીધું તો આ દર્દની દવા તો એ અમારી જવાબદારી નથી, આ દર્દની દવા એમને પોતે શોધવી છે। ગુજરાતની જનતા એક ખૂબ સ્વાભિમાની જનતા છે। આપણા ખેડૂતો, આપણા યુવાઓ, આપણી મહિલાઓ, તમામ લોકો મહેનતથી, પસીનાથી પોતપોતાનું ઘર ચલાવે છે। આપણે સૌ સાથે મળીને ગુજરાતના વિકાસને આગળ વધારીશું। સૌ લોકો સાથે મળીને આપણા ગુજરાતને દેશમાં નંબર 1 રાખવા માટે હંમેશા સાથે મહેનત કરીશું। गुजरात के राज्य मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, भूपेंद्र पटेल सरकार में, और एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आशिफ, आपने मुलाकात भी हर्ष संघवी से की है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो 3 बड़े चेहरे थे, भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल और हर्ष संघवी, तो इन चुनाव नतीजों के बाद संभावना ऐसी लगती है कि उनका एलिवेशन कुछ और हो जाए। वो एलिवेशन क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा जो चुनाव है, जैसे गौतम दा भी कह रहे थे कि नरेंद्र भाई ने भी कहा कि भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र भाई उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन पार्टी में और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया। मुझे महाभारत का वो किस्सा याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया आशिफ जी, तो ये पूछा गया कि ये जाना जाए कि महाभारत किसने लड़ा, युद्ध किसने लड़ा, तो वहां पर राजा बर्बरीक को तय किया गया जो निष्पक्ष थे, और राजा बर्बरीक से पूछा गया कि बताइए महाराज, महाभारत का जो युद्ध है उसमें कौन लड़ रहा था, कौरव की तरफ से कौन लड़ रहा था, पांडवों की तरफ से कौन लड़ रहा था, ये युद्ध किसका था? तो राजा बर्बरीक ने कहा कि इस पूरे युद्ध को श्री कृष्ण लड़ रहे थे, वहां कोई और था ही नहीं। बिल्कुल तो गुजरात का चुनाव भी ऐसा ही था कि नरेंद्र मोदी अकेले इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, और उसका नतीजा यहाँ पर 150 सीटों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन औपचारिक तौर पे भूपेंद्र पटेल वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में ये जीत हुई है, और कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई ने तोड़ दिया। बिल्कुल विजय जी, आपने भी जब वो कवर किया और तमाम चीजें जब हमने डाटा निकाला था, तो उसमें 135 सीटों का जी पर कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया था, और वो एक तरीके से ये कह लें कि 135 सीटों को उन्होंने प्रभावित किया था। बिल्कुल वहां पे जिस तरीके के उन्होंने प्रचार प्रसार किए, वो विधानसभा वाइज उन्होंने किया, और वो एक विधानसभा पे ऑलरेडी वो बहुत वर्क कर चुके हैं पहले से, इसलिए उनको ये पता भी था कि किस जगह से मुझे कौन सी बात कहनी है, किस जगह से मुझे किस तरीके से बात करनी है, और वही उन्होंने किया। मैं एक अपडेट कर दूं आपको, 2 रोड शो किए, 2 दिन लगातार रोड शो उन्होंने किया है। एक दिन 6 घंटे रोड शो किया और दूसरे दिन 2 घंटे। एक अपडेट आ रही है, मैं उसको बता दूं, अभी हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वो गैप और बढ़ गया है। गुजरात में जो था वो तो लगातार वही से जारी है। 153 सीटें बीजेपी, 20 सीटें कांग्रेस और 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन हिमाचल में वेरिएशन थोड़ा और बड़ा है, क्योंकि 25 सीटों पर बीजेपी है तो 40 सीटों पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि उनकी बढ़त और बरकरार है और आगे बढ़ रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। जी हम जैसा के पास जाना चाहेंगे, जो करण शाह जी के पास। करण जी, कैसे आप देखते हैं तमाम चीजें? जैसा का इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि गुजरात की जब बात आती है तो अमित शाह, जैसा, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो करण शाह के मित्र। आशिफ, जय शाह जो है करण शाह के मित्र भी हैं। जी करण से कैसे देख रहे हैं नतीजों को? ये बहुत ही अभूतपूर्व रिजल्ट्स है, नतीजे बहुत ही आ रहे हैं, चुनावी नतीजे बहुत ही अभूतपूर्व। और मैं एक तरीके से ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये 2024 के फाइनल के गुजरात सेमीफाइनल कहा जा सकता है कि 1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। गुजरात पे सबकी नजर टिकी हुई थी, बहुत सारे मुद्दे भी आए थे, रावण भी बोला गया था, मोरबी की पुल दुर्घटना की भी बात आई थी। लेकिन ये सबके ऊपर ये जो नतीजे आ रहे हैं, 150 से भी प्लस बेटर सीट पे इनकी जीत हासिल हो रही है, ये एक अभूतपूर्व है कहीं। और ये खास आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो अभी 20 है उसमें से भी जो पोरबंदर की बैठक है जहां पे अर्जुन मोरवाड़िया आगे है, बाबू भाई बोखीरिया जो भाजपा के बड़े नेता है वो पीछे है, जवाहर चावड़ा भाजपा के जो मंत्री रह चुके हैं वो पीछे है, जो माणावदर जूनागढ़ के बैठक से लड़ रहे थे वो पीछे। सो कई सारे जो दिग्गज नेता है वहां पे भी हार जीत का वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो और राजकोट की जो बात करें जहां पे मैं अभी हूं, तो राजकोट पश्चिम जो 69 विधानसभा बैठक है वहां पे आज तक 3 मुख्यमंत्री दिए हुए, नरेंद्र मोदी, विजय रूपाणी, केशुभाई पटेल और वजुभाई वाला। तो उसमें नया ही उम्मीदवार भाजपा ने रखा था डॉक्टर दर्शिता शाह। उनकी अभी तक 75,000 से भी ज्यादा मतों की लीड जो अभी तक कभी नहीं हुई। इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए थे, दिग्गज नेता यहाँ से लड़े हुए हैं, उनको नहीं लीड मिली। मुख्यमंत्री के तौर से विजय भाई रूपाणी जब 2017 में चुनाव लड़े थे तब उनको 53,000 की मतों की लीड मिली थी। तो दर्शिता शाह उनको 77,000 की मतों से लीड मिल रही है। जी, विजय रूपाणी की सीट थी ये, राजकोट पश्चिम की सीट। मेरे मुलाकात भी दर्शिता से हुई थी और लोगों को लग रहा था कि विजय रूपाणी की सीट को बदलकर दर्शिता शाह को दिया है तो शायद इसका नुकसान हो। लेकिन विजय रूपाणी जी से भी मेरी बात हुई थी तो पूरी पार्टी वहां पर उनको लग कर वो चुनाव लड़ रही थी और नतीजा जैसे करण शाह बता रहे हैं कि 75,000 की लीड वहां पर दिखाई दे रही है। राजकोट पश्चिम में नरेंद्र भाई भी वहां से जीते हैं, केशुभाई पटेल भी जीते। तो राजकोट वैसे भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़। मयूर शेखर झा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हम बिल्कुल। मयूर, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, बताएं। नहीं, मैं ये कहना चाहता, सेमीफाइनल वाली बात जहां तक आई थी, मैं सेमीफाइनल वाली बात पे कह रहा था कि अगर सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल केवल गुजरात की हार को हम बिल्कुल विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं है। गुजरात में हम हारे हैं और इसके ऊपर कोई डिबेट हम बात कर रही है और आने वाले 5 सालों तक इसी प्रकार से जनता के बीच में रह के, जनता के साथ में रह के गुजरात की सेवा करेंगे, गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। कई दिनों से एक लेटर की गेम चल रही थी। वो लेटर की फोटोकॉपी मैंने मेरे पास संभाल के रखी है। वो लेटर, ये झूठे वादे, इसी प्रकार से राज्य के चुनाव में राज्य के लोगों को बदनाम करना, कुछ भी करके सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलना, ये सभी झूठों के जवाब आज गुजरात की जनता ने दिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि गुजरात की जनता साथ में मिलकर इसी प्रकार से विकास के विषय में आगे काम करती रहेगी। जी मयूर शेखर, आप अपनी बात। फाइनल की बात है ना, तो सेमीफाइनल गुजरात से बाहर भी है। जी हिमाचल में आज कांग्रेस की लगभग मैं पता 42-43 सीट पे आके कांग्रेस की टैली स्टेबलाइज करेगी। जो पोलिंग डेटा, जो काउंटिंग डेटा हमारा है वो 42 सीट पे हमारी ऑलरेडी लीड है। हिमाचल हम जीत रहे हैं। आज 6 विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं साथ साथ। 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव भाजपा हार रही है। 1 लोकसभा उपचुनाव भाजपा 2 सीटें उत्तर प्रदेश में हार रही है। उसमें कांग्रेस भी कोई जीत रही है क्या मयूर जी? छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है और राजस्थान कांग्रेस जीत रही है। सरदार शहर जीत रही है और छत्तीसगढ़। लेकिन करण शाह ने इसको सेमीफाइनल कहा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गुजरात में और दिल्ली में नॉकआउट
कंपटीशन था जिसमें आउट हो गई कांग्रेस, सेमीफाइनल का नंबर ही नहीं आया। नहीं, मैं इसी के मैं आगे आपको बात कर रहा हूँ। तो जो है, आप अगर भाजपा की यहाँ पर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा कोई ऐसा मैजिक चल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए हमारी फेलियर है, कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है कि हम चीजों को बिल्कुल। अजय जी आपके पास हम आ रहे हैं कि बात खत्म होने के बाद आपके पास आ रहे हैं जी। बिल्कुल अजय जी बताइए। हाँ, लेकिन ये मान लेना, देखिए 2000 जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगा, विजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा एक देशव्यापी यात्रा है जी। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कोई भी आप लोग जो है प्रीमेच्योर कंक्लूजन्स मत लाइए। भारत जोड़ो यात्रा का जो नहीं, हमने तो भारत जोड़ो यात्रा की बात ही नहीं की है मयूर जी, एक सेकंड। ये रिजल्ट पे हम बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही भारत जोड़ो यात्रा से कोई कंसर्न हमारा कोई सवाल था। देखिए एक सेकंड, इसी के लिए नहीं उससे हमारा कोई वो सवाल ही नहीं है। आज सवाल सिर्फ नतीजों पर है और उन नतीजों को लेकर हमने सवाल किया है आपसे। नतीजों पर मैं आपको बता रहा हूं, हम एसएन सिंह से ये सवाल ले लेते हैं। एसएन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी उसके पास, उनके बाद आपके पास आते हैं। एसएन सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? आसिफ जी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के बड़े भाई को कि अभी 6 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे पिछले कुछ महीनों में, और 6 में कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी। आज गुजरात में देखिए बड़ी हार हुई, कल एमसीडी में दिल्ली में बड़ी हार हुई, और हिमाचल में जो एक छोटी सी जीत हो रही है वो इस नाते हो रही है कि वहाँ कांग्रेस नहीं जीत रही है, वहाँ के लोग बदलाव नहीं चाहते थे, वहाँ के लोग परंपरा को बदलना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है कि वो परंपरा जीत रही है, ना कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि हमारी एक परंपरा है, हम उसको लेकर चलेंगे। हम तो सर आंखों पर बिठाते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं। एसएन सिंह जी ये तो मतलब ये तो बड़ा ही नहीं, एसएन सिंह जी हमने ये बड़ा अजीब सा आपका लॉजिक है कि आप जीते तो आपको जनता ने जिताया, और कांग्रेस जीते तो वो कांग्रेस ने आप मतलब आप उसको जनता ने नहीं जिताया, वो आप हारे हैं। ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। अजय जी कुछ सवाल कर रहे हैं, अजय जी के सवाल भी ले लेते हैं। आसिफ जी इसलिए कि नहीं अजय जी आप सवाल कीजिए आप एडिटर इन चीफ, इनसे बाद में करूँ बिल्कुल। अभी आप चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक किस्सा, 2 शब्दों के एक किस्सा सुन लीजिए। बिल्कुल बताइए। 2 मित्र थे, वो जंगल में गए, बस 30 सेकंड में खत्म। नहीं आप 2 मित्र थे, वो जंगल में गए, तो पहला मित्र दूसरे से बोला कि अगर यहाँ हम खड़े हैं, शेर आ जाएगा तू क्या करेगा? बोले मैं भागकर पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा अगर शेर पेड़ पर आ जाएगा तू क्या करेगा? कि मैं भाग के पहाड़ पे उतर के चढ़ जाऊंगा। बोले शेर अगर पहाड़ पे चढ़ेगा तू क्या करेगा? बोले मैं उतर के पानी में चला जाऊंगा। उसने कहा तो पानी में शेर आगे क्या करेगा? बोले भाई सुन, पहले तू ये बता तू शेर के साथ है या मेरे साथ है? तो विजय जी मैं और कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ। मतलब अगर 6 उपचुनाव जीत रहे हैं सारे देश में, दिल्ली हार रहे हैं और हिमाचल हार रहे हैं, और खाली गुजरात, मैंने आपसे क्या बताया था, इनको बधाई हमने दी कि गुजरात जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत, लेकिन 6 इंजन और कहाँ एक भी इंजन नहीं होना, तो बड़ा फर्क पड़ता है। ये हमारी जीत इतिहास नहीं, डबल ऐतिहासिक जीत है, और ये गुजरात ऐतिहासिक नहीं साधारण जीत है। रिवाज बदलने की बात होती थी, मिजाज बदलने की बात। अरे छोड़िए भाई, हम तो उस मिजाज और रिवाज, देखिए लोकतंत्र में सबकी जीत का सम्मान करना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है तो उसका भी सम्मान, और ये लोकतंत्र की खूबी है कि दिल्ली में एमसीडी में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी आ गई है। आप बता देना कि आप शेर के साथ हैं या किसके साथ? हिमाचल में जो है कांग्रेस जो है चुनाव जीत रही है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इन सब की जीत का श्रेय जनता को है, जो वोटर है। शेर तो दिखता है, ऐसे ही दिख रहा है जी। करण साहब भी कुछ कह रहे हैं। एसएन सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी एक सेकंड, करण साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए जी। साहब बताएं। अब कम से कम ईवीएम पर आप लोग सवाल तो नहीं उठाएंगे। आप पत्रकार के तौर पे एसएन सिंह साहब बात सुन लीजिए। एसएन सिंह साहब बात सुन लीजिए। सिंह साहब ठीक है, सिंह साहब सुन लीजिए जी। करण साहब मैं बोलना चाहता हूं कि 1962 से आज तक गुजरात के विधानसभा चुनाव में कभी ऐसे कोई नतीजे नहीं आए। लोगों ने मतदान किया हुआ है, लोगों ने पार्टी चुनी हुई है, इसलिए हम इस पे विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। जहां पे कल जब आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी तो तब सब मीडिया ने उसको लिखा था। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की जीत हो रही है तो भी उसमें अच्छा लिख रहे हैं। तो ये एक बात ऐसे नतीजे की विश्लेषण की हो रही है। बिल्कुल जी। और एक चीज, राहुल गांधी जी सिर्फ एक दफा चुनाव के प्रचार के लिए आए और एक बार दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के राजकोट में प्रचार किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेता सौराष्ट्र आए नहीं थे। तो मैं ये सब बात आपके साथ करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी
ठीक है करण शाह, राजनेताओं का अपने अपने सुख होते हैं और खासतौर से उनको दूसरों के जो दुख है ना वो ज़्यादा सुख देते हैं। गौतम दा, ओवरऑल आप हमारे इस पूरे जो एनालिसिस है हो रही है, आज जो 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले बात तो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबक है, क्योंकि अगर गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी था तो उसको क्यों वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाया जी, और हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी था उसको तब्दील हुआ है। जनता भले ही सपोर्ट किया है, बात सही है जी, लेकिन कांग्रेस में तो हिमाचल में तो राहुल गांधी गए नहीं जी, शायद प्रियंका गांधी कैंपेन लीड कर रहे थे जी। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये देखना है कि गुजरात में कांग्रेस, देखिए सीरियस जो भी बोले सीरियस के चुनाव लड़े सब बात सही है, लेकिन 17 का बाद से जो उनका उपलब्ध हुआ उसका वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप जीतने के बाद 16 विधायक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उपचुनाव हारते हैं जी, तो इसके बाद क्यों जनता भरोसा करे? क्योंकि जनता का शायद मन में ही हुआ कि इसको ये जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं गौतम दा, गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जश्न जो है वो बढ़ता जा रहा है। उत्साह कार्यकर्ताओं का आप देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में विजय जी सीटों में भी बाइफरकेशन है, सीटें भी बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी के पहले 150 थी, अब 155 हो गई है और कांग्रेस 18 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस का भी जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, वो अब 39 सीट्स पर बढ़त दिखाई दे रही है उनकी, और भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर है। वहाँ पर कम से कम 35 सीटें बहुमत। गुजरात के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, वो पहुँच गए हैं लग रहा है ऑफिस जी, कमलम पहुंच गए हैं वो CR पाटिल के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कमलम जो है भारतीय जनता पार्टी का गांधीनगर में वहां पहुंच गए हैं, जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले से मौजूद है। कार्यकर्ता अपना जश्न वहां पर मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एंड न्यूज इंडिया पर, जिसमें CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल दोनों नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन की सीधी तस्वीरें गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और देखिए हमारे साथ तमाम पैनल जुड़े हुए हैं, तमाम पैनलिस्ट हैं। प्रेम जी, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। रामदास अठावले जी ने कहा है कि गुजरात की जीत की चर्चा कीजिए, हिमाचल के हार की नहीं। कैसे देखते हैं आप? तो हम लोग को ठहाके ही लगाने चाहिए। यही गुजरात की जीत जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, पहली बार, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। हार इसलिए कि कांग्रेस पहली बार 30% से कम वोट हासिल किए, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ जी। और बीजेपी 52% वोट ला रही है। तो मैं यहाँ लाहिड़ी जी के बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी वोट, तर जब 50% से ज़्यादा वोट किसी पार्टी को मिल रही है तो वो इनकम्बेंसी वोट्स हैं, ये मानना पड़ेगा। से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो CM से लेके PM तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां जहां अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। पूरा
जडेजा को, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, ये भी नए कैंडिडेट के तौर पर थी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सारे मेहमानों का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे आसिफ भी इस बात का जिक्र करते हैं कि बिना एजेंडा के खबर चाहिए तो न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहिए।